वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की मूवी एक ऐसे साइको किलर के बारे में है जो कि लोगों को मारकर उनके सर की जगह ना जानवरों के सर को लगा देता है। बड़ा ही दिलचस्प किलर है दोस्तों। आइए देखते हैं क्या क्या करता है ये। तो कहानी की शुरुआत में हमें रात के समय एक सिनेमा हॉल को दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे लोग बैठकर सिनेमा हॉल में नरसिम्हा भगवान की मूवी देख रहे होते हैं। सभी लोग बहुत ही इंजॉय करते हैं मूवी को क्योंकि बढ़िया बनी होती है। इससे अच्छी मूवी उन्होंने कभी देखी नहीं थी। इसी बीच हम उस गाँव में भास्कर नाम के बच्चे को देखते हैं और जब आधी रात में भास्कर के मॉम डैड पूरी तरह से नींद में सो जाते हैं तो इसी मौके का फायदा उठाकर वो चुपचाप मूवी देखने के लिए सिनेमा हॉल की तरफ जाने लग जाता है। लेकिन उसके मॉम डैड को इसके बारे में कोई भी खबर नहीं होती। असल में दोस्तों भास्कर को बचपन से ही मूवी देखना बहुत ही पसंद है, जिस वजह से भास्कर भी सिनेमा हॉल में बैठकर बाकी लोगों के साथ एंजॉय करने लग जाता है। अब जरा कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि बहुत ही अजीब सी गुफा में कैद है। यहाँ सभी लोग अंदर बहुत ही घबराए हुए लग रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनको जबरदस्ती कैद करके रखा हुआ है। अब उस गुफा में हम श्याम नाम के आदमी को भी देखते हैं जो किसी भी तरह वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी भागते भागते अचानक से उसके पैर पर बड़ी सी कटर मशीन आ जाती है, जिस वजह से वो पूरी तरह उसकी टांग को काट कर अलग कर देती है दोस्तों, और दर्द के मारे तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। इतना कुछ होने के बाद भी ये बात कोई नहीं जानता था कि आखिर इन सब के पीछे किस आदमी का हाथ है, और साथ ही वो खूनी कोई भी नामो निशान नहीं छोड़ रहा था, इसलिए कोई भी उस खूनी को पकड़ नहीं पाता। दूसरी तरफ हम पुलिस स्टेशन में राहुल नाम के आदमी को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में जेल के अंदर कैद है। और यहाँ पर पता चलता है दोस्तों कि राहुल ने एक लड़की के साथ जबरदस्ती बहुत ही गलत काम किया था, जिस वजह से पुलिस ऑफिसर ने राहुल को ये गलत काम करने के जुर्म में अरेस्ट किया हुआ है। लेकिन वो इतना ढीठ है कि फिर भी अपनी गलती का उसे कोई एहसास ही नहीं है, क्योंकि राहुल के पापा एक बहुत ही बड़े आदमी है और इसीलिए राहुल पुलिस ऑफिसर्स को धमकी देता है कि अगर तुम लोगों ने मुझे आजाद नहीं किया तो मेरे पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब ये सुनकर पुलिस वालों को भी गुस्सा आ जाता है कि अपने बाप के दम पे उछल रहा है बहुत, तो वो लोग राहुल को अपने साथ पकड़कर इंस्पेक्टर अर्जुन के पास लेकर जाने लग जाते हैं। और असल में दोस्तों अर्जुन की बात करूं तो वो बहुत ही ईमानदार ऑफिसर है, बहादुर भी है, और अर्जुन को बुरा काम करने वाले तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जैसे पुलिस स्टेशन में अर्जुन को राहुल के बारे में सारी चीजें पता चलती है तो वो भी इस बार बहुत गुस्सा हो जाता है कि ऐसों को तो मार देना चाहिए। गुस्से में अर्जुन राहुल को बहुत मारने पीटने लग जाता है, जिससे राहुल की हालत खराब हो जाती है और इसीलिए राहुल अर्जुन से डर के मारे अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। लेकिन दोस्तों राहुल के माफी मांगने के बाद भी अर्जुन उसे माफ नहीं करता इतनी जल्दी, क्योंकि उसकी नजरों में ऐसे लोगों के लिए दया नाम की कोई चीज है ही नहीं, और वैसे भी राहुल जैसे लोगों का समाज में रहने का कोई हक ही नहीं है। इस तरह आखिर में अर्जुन उसको हमेशा हमेशा के लिए जेल में डाल देता है। फिर हम रात के समय स्वामी नाम के आदमी को देखते हैं, और दोस्तों आज स्वामी की बेटी सीमा की शादी होने वाली है, जिस वजह से घर में अपनी तैयारियां होती हैं। स्वामी भी उदास होता है क्योंकि बेटी जाने वाली है, और तभी स्वामी के बचपन के दोस्त मोहन को दिखाया जाता है जो कि सीमा की शादी में स्वामी का हाथ बांटने के लिए आया हुआ था, काम में मेरा मतलब। और जब घर में स्वामी मोहन से कुछ जरूरी बात कर रहा होता है तभी सीमा के मामा जी रघु स्वामी से मिलने के लिए उनके पास आते हैं। लेकिन उधर स्वामी रघु को देखकर अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं होते, क्योंकि दोस्तों रघु किसी भी फंक्शन में जाते थे तो वहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ी हो जाती थी, यानी कि सीमा के मामा बैड लक लेकर आते हैं, जो भी बोल लो। और इसीलिए स्वामी को इस बात की चिंता होती है कि रघु के कारण कहीं मेरी बेटी की शादी में कोई दिक्कत ना आ जाए। और दोस्तों इस तरह से स्वामी का डर बिल्कुल सही निकलता है। दरअसल सीमा जिस लड़के से शादी करने वाली होती है वो लड़का शादी की रात सीमा के साथ शादी करने को मना कर देता है एंड मोमेंट पे। ये सुनकर तो सभी के ऊपर जैसे पहाड़ टूट पड़ता है कि ये क्या हो गया। और जैसे ये बात सीमा के जरिए स्वामी को पता चलती है तो भाई उसको तो सदमा लग जाता है, क्योंकि अब तो बेइज्जती होगी। लेकिन इसी बीच हम रात में शहर में कुछ ट्रक ड्राइवर्स को भी देखते हैं जो कि अपने ट्रक में कुछ गैर कानूनी सामान लेकर जा रहे होते हैं। पुलिस उनको रोकने की बहुत कोशिश करती है, मगर इसके बावजूद वो ट्रक ड्राइवर रुकने का नाम नहीं लेते, जिस वजह से पुलिस ऑफिसर्स को आखिर में मजबूर होकर ये बात अर्जुन को बतानी पड़ जाती है। और फिर ये सुनते ही अर्जुन भी जल्दी से उन ट्रक का पीछा करने लग जाता है। अब घर पर आ जाइए दोस्तों, स्वामी को देखते हैं जो अंदर से बिल्कुल हिल चुका था। साथ ही दुख के मारे स्वामी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर अब क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर गलती से भी ये बात गांव वालों को पता चल जाती तो स्वामी के परिवार की पूरे गांव में बहुत बेइज्जती होने लग जाती, जिस कारण स्वामी को इस मुसीबत से निकालने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा होता है। और वहीं मोहन को भी स्वामी की ऐसी हालत देखकर बहुत दया आती है उस पे, तो वो इस मामले में स्वामी की मदद करने का फैसला करता है और उससे कहता है चिंता मत करो, मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से करवा दूंगा। ये सुनने के बाद स्वामी में थोड़ा सा एक उम्मीद जागती है कि चलो इतना बड़ा संकट जो होने वाला है वो टल सकता है अगर ऐसा हुआ तो। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी क्योंकि मोहन का बेटा कोई और नहीं बल्कि अर्जुन है। आ जाइए अर्जुन की तरफ, जो कि उन सभी ट्रक ड्राइवर्स को पकड़ने के लिए उनके अड्डे पर चला जाता है। लेकिन वहाँ वो सभी अर्जुन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। हालांकि इसके बाद भी अर्जुन उन लोगों से डरता नहीं
बिल्कुल डट के सामना करता है, बहादुरी से लड़ता है और मार मार कर उनकी हालत खराब कर देता है। आखिर में सभी को अरेस्ट भी कर लेता है और जब वो सभी को लेके जा रहा होता है ना स्टेशन, उसी समय उसके डैड का कॉल आता है। कॉल पर वो कहते हैं कि बेटा तू स्वामी जी के घर पर आ जा, स्वामी अंकल के घर पे आ जा। ये सुनते ही अर्जुन जल्दी से कार में बैठकर स्वामी के घर पर आने लग जाता है। लेकिन दोस्तों अर्जुन अभी तक तो ये बात नहीं जानता था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। उसको थोड़ी पता कि मेरी अब शादी होने वाली है। वहाँ पहुँचने पर मोहन उससे स्वामी की परेशानी के बारे में सारी चीजें बताते हैं। अर्जुन को भी बहुत बुरा लगता है यार कि गलत हुआ। तभी मोहन कहता है कि बेटा एक काम कर सकते हो क्या, तुम सीमा से शादी कर लो, तुम्हें भी लड़की मिल जाएगी और इनका जो इतना बड़ा संकट आने वाला है वो भी टल जाएगा। संकट मेरा मतलब कल लोगों को पता चलेगा कि लड़के ने शादी के लिए मना कर दिया तो कितनी बेइज्जती होगी, कितनी बदनामी होगी, उसको बेटा तुम बचा सकते हो। जिस पर अर्जुन भी खुशी खुशी सीमा के साथ शादी करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि यार अपने पापा का दिल रखने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा लड़का है वो। सीमा भी उसके साथ शादी करने को राजी हो जाती है, जिस वजह से पूरे गाँव के सामने स्वामी की नाक कटने से बच जाती है। सभी बड़े खुश होते हैं कि चलो जो भी है बढ़िया हुआ। दूसरी तरफ हम माया नाम की एक कमिश्नर को देखते हैं जो कि कुछ जरूरी काम के सिलसिले में उस शहर में आई होती है और यहाँ पर पता चलता है कि माया असल में उस खूनी को पकड़ने के लिए आई हुई है, क्योंकि दोस्तों दिन प्रतिदिन शहर में उस खूनी का आतंक बढ़ते जाता है, जिससे शहर के लोग भी बहुत घबराए हुए हैं। और इसीलिए वो प्रेस मीटिंग में सभी से कहती है कि देखिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी से उस खूनी को पकड़ के रखूंगी। ये सुनने के बाद लोगों में थोड़ा सा हिम्मत आती है कि चलो कुछ अच्छा होगा। लेकिन तभी हम उस खूनी को देखते हैं जो कि अपने टीवी पर माया की सारी बातें सुन रहा होता है और खुद ही खुद बहुत हंसता है कि बताओ मुझे पकड़ेगी है। लगता है दोस्तों उसके अंदर कोई भी डर नाम की चीज नहीं है और साथ ही ये सब के पीछे उस खूनी का बहुत ही बड़ा मकसद छुपा हुआ है, जिसे पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर वो है कौन, पता चल जाएगा यार। जिसके बाद हम रात के समय अर्जुन को देखते हैं जो कि प्यार से सीमा के लिए वेज खाना बना रहा होता है, लेकिन उसको वेज खाना ज्यादा पसंद नहीं होता, जिस कारण सीमा अपने लिए बाहर से नॉन वेज ऑर्डर कर देती है। अर्जुन भी उसको समझाते हुए कहता है कि देखो तुम्हें ये ज्यादा नॉन वेज नहीं खाना चाहिए यार, बेकसूर जानवरों को मारा जाता है इसमें। हालांकि इसके बावजूद अर्जुन की बातों का सीमा के ऊपर कोई असर नहीं होता। वो कहती खाने दो ना मुझे। थोड़े टाइम के बाद दोनों अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, जहाँ कमरे में सीमा अर्जुन से कुछ ऐसा कहती है ना दोस्तों आप हैरान हो जाओगे। वो कहती है मुझे तुम्हारे साथ सोने में कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा, और कहकर कमरे में अर्जुन को अकेला छोड़कर बाहर चले जाती है सोने के लिए। अर्जुन भी क्या करता है, सोचता है धीरे धीरे हो जाएगा, सब मामला सेट हो जाएगा, लेकिन अभी जो है चलने देते हैं। तो वो भी ज्यादा इस पे गौर नहीं करता और सो जाता है। और इससे पता चलता है दोस्तों कि अर्जुन सीमा से सच में बहुत प्यार करता है, उसकी रिस्पेक्ट कर रहा है। मतलब अगर सीमा भी कंफर्टेबल नहीं है तो उसको टाइम दे रहा है। जिसके बाद हम साफ सफाई करने वाले दो कर्मचारियों को देखते हैं जो कि रोड के पास कचरा उठा रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें कचरे के अंदर एक लाश मिलती है आदमी की। दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। साथ में दोनों पुलिस को भी कॉल करके लाश के बारे में सारी चीजें बता देते हैं, जिस पर पुलिस भी जल्दी से आकर लाश की जांच पड़ताल करती है। वहीं अर्जुन भी उस लाश को देखकर बड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये मौत कोई मामूली मौत नहीं थी, बल्कि उस खूनी ने उस आदमी का सिर काटकर उसकी जगह पर सुअर का सर लगाया होता है। इसलिए पहले लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, लेकिन अभी भी अर्जुन को ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब करने के पीछे खूनी का मकसद क्या है। और दोस्तों जब ये खबर उस लाश के मॉम डैड को पता चलती है, मतलब उसके घर वालों को, दोनों अंदर से हिल जाते हैं। दोनों आखिरी बार अपने बेटे को देखने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचने पर यह बात क्लियर हो जाती कि वो लाश उनके बेटे की नहीं बल्कि किसी दूसरे लड़के की थी। जिस पर वो दोनों पति पत्नी घर आ जाते हैं कि चलो हमारा बेटा बचा हुआ है। लेकिन अब अर्जुन के लिए दिक्कत हो गई ना कि लाश है किसकी फिर। इस तरह कई सारे लोगों को लाश को पहचानने के लिए हॉस्पिटल में बुलाया जाता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी दोस्तों कोई पहचान नहीं पाता कि लाश किसकी है। जिस वजह से अर्जुन अब लाश के पोस्टमार्टम का इंतजार करता है कि जब रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा कुछ। फिर हम रात के समय देखते हैं अर्जुन को, वो शहर के सभी शिकारियों को अपने पास कुछ जरूरी काम से बुलाता है। असल में अर्जुन उन सभी शिकारियों को अपने पास सुअर के बारे में पूछताछ करने के लिए बुलाता है, जो कि उस लाश के चेहरे पे लगी हुई थी उसी के लिए। तो पूछताछ करते समय शिव नाम का एक शिकारी अर्जुन को कहता है कि मैंने बिल्कुल ऐसा ही हूबहू सुअर एक आदमी के पास देखा था। अब ये सुनते ही जल्दी से उस आदमी के बारे में वो शिव से पूछता है कि कौन है वो। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये कि शिव को उस आदमी का चेहरा अच्छे से याद नहीं होता, जिस वजह से अर्जुन चाहकर भी उस आदमी का पता नहीं लगा पाता। और दूसरी तरफ दोस्तों उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर को दिखाते हैं, जो कि माया के ऊपर थोड़ा गुस्सा हो रखा है, क्योंकि काफी टाइम हो गया है माया अभी तक उस खूनी को पकड़ नहीं पाई है, जिस कारण शहर के सभी लोग सीएम पर उंगली उठा रहे होते हैं कि तुम कर क्या रहे हो। साथ ही माया भी उस खूनी से बहुत ही ज्यादा तंग आ जाती है कि करूं क्या मैं। इसलिए वो आखिर में
अर्जुन को ये केस सौंपने का फैसला कर देती है, क्योंकि उसकी नजरों में अर्जुन से ज्यादा ईमानदार ऑफिसर कोई नहीं है जो इस केस को बढ़िया से हैंडल करे। वो अर्जुन से कहती है कि तुम्हें कैसे भी करके उस खूनी को जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा, क्योंकि अब ये अर्जेंट है। तो अर्जुन भी उसकी बात मानकर खूनी को पकड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अब रात के समय हम घर में अर्जुन को देखते हैं, जो कि अंदर से बहुत ही ज्यादा टेंशन में है दोस्तों। उसकी टेंशन की वजह कोई और नहीं, वो खूनी ही है, क्योंकि उसको पल्ले नहीं पड़ रहा है कि खूनी को पकड़ूं तो पकड़ूं कैसे। और दोस्तों इसी टेंशन के मारे अर्जुन घर में बैठकर काफी स्मोकिंग करने लगता है, पर तभी सीमा उसको देख लेती है स्मोकिंग करते हुए, और वो अर्जुन को ताना मारते हुए कहती है कि जो लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते ना, वो लोग बस ऐसे ही टेंशन में बैठकर स्मोकिंग करने लगते हैं। अब ये सुनते ही अर्जुन भी अंदर से गुस्सा हो जाता है कि पहले दिमाग खराब होकर रखा हुआ है, ऊपर से ये और सुना रही है। और गुस्से में वो भी सीमा को उसके काम पर काफी ताना मारना शुरू कर देता है, जिस वजह से होना क्या था, बहस हो जाती पति पत्नी के बीच में। और आखिर में सीमा उसकी बातों से तंग आकर वहां से चली जाती है, साइड हो जाती है मतलब। और यहाँ पर पता चलता है कि ये सब कुछ अर्जुन जानबूझ के सीमा को चिढ़ाने के लिए कर रहा था, क्योंकि उसको ये करने में बड़ा मजा आता है, टीजिंग। अगले दिन की बात है दोस्तों, अर्जुन पुलिस स्टेशन में इस केस से रिलेटेड सभी फाइल्स को चेक कर रहा होता है, और चेक करते समय अर्जुन को ये बात पता चल जाती कि उस फाइल में बच्चे से लेके बूढ़े तक कई लोगों के नाम शामिल है, लेकिन बस उस फाइल में AB नेगेटिव ग्रुप वालों का कोई भी नाम शामिल नहीं है। अब ये देखकर अर्जुन को थोड़ा हैरानी होती है, क्योंकि जितने भी लोग मरे हैं सबके ब्लड ग्रुप लिखे हुए थे आगे, लेकिन उन सब में सिर्फ AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला कोई नहीं था। तो अर्जुन हैरान होता है कि सारे ब्लड ग्रुप वाले हैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि AB नेगेटिव वाला कोई क्यों नहीं है। मतलब दोस्तों वो इस एंगल से भी सोच रहा है कि क्या पता यहाँ से कुछ मिल जाए। और इसी बीच हम रात के समय एक आदमी को देखते हैं जो किसी गार्डन में घूम रहा होता है, और तभी उस आदमी को गार्डन में एक आदमी की अगेन लाश पड़ी हुई दिखाई देती है, जिसके सर को शेर का चेहरा लगाया होता है। आदमी पहले तो डर जाता है कि मैंने भूत देख लिया क्या। डर के मारे वो पहले पुलिस को कॉल करके बताता है सारी चीजें। फिर पुलिस ऑफिसर्स भी आकर जांच पड़ताल करने लग जाते हैं कि हुआ क्या है। और अर्जुन भी लाश को देखकर फिर से शॉक हो जाता है, क्योंकि इस बार नई लाश पर किसी दूसरे जानवर का चेहरा लगा हुआ था। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो खूनी जानवर के जरिए बताना क्या चाहता है। और फिर कुछ टाइम के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। यहाँ तक ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है, जिससे शहर के सभी लोगों के मन में खूनी के खिलाफ फिर से दहशत आ जाती है कि ये तो अब और भी खतरनाक तरीके से कर रहा है। सभी लोग पुलिस के ऊपर सवाल उठाते हैं कि पुलिस कर क्या रही है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस के पास उनका जवाब देने के लिए कुछ है ही नहीं। जिसके बाद दोस्तों रौनक नाम के एक डॉक्टर को देखते हैं, जो कि अर्जुन को अपने पास कुछ जरूरी बात करने के लिए बुलाता है। असल में रौनक वही डॉक्टर है जो कि लाशों का पोस्टमार्टम करता है। वो अर्जुन को कहता है कि ये खूनी मामूली खूनी नहीं बल्कि साइको किलर है, और वो एक खतरनाक ड्रग्स के जरिए लोगों को मारता है। अर्जुन भी हैरान, और इसीलिए अर्जुन सुमित नाम के कांस्टेबल को जल्दी से उन सभी ड्रग्स डीलर का पता लगाने के लिए कह देता है जो कि शहर में ड्रग्स बेचते हैं उनका। तो सुमित भी अर्जुन की बात मानकर ड्रग डीलर के बारे में पता लगाने चला जाता है। दूसरी तरफ हम रात के समय अर्जुन को देखते हैं, और अभी भी अर्जुन के मन में सिर्फ उस खूनी के बारे में ख्याल आते हैं। मतलब वो ये नहीं सोचता कि मैं अपनी पत्नी के साथ कैसे रहूं वगैरह वगैरह, उसको सिर्फ खूनी के बारे में सोचना है। मतलब काम ही वही है, लेकिन दिमाग में भी वही बातें आती है उसकी। वो किलर के खून के पैटर्न को समझने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी खूनी का कुछ भी उसको क्लियर समझ नहीं आता कि ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा क्यों हुआ, पल्ले नहीं पड़ती बातें। इसी बीच अर्जुन देखता है कि सीमा घर में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। मतलब उसका दिमाग अचानक से सीमा की तरफ शिफ्ट होता है, लेकिन वो घर से गायब होती है। और इतनी रात हो गई तो चिंता भी हो जाती कहाँ गई। वो सीमा के हॉस्पिटल में कॉल करके उसके बारे में पूछता भी है, तो वो तो कहते हैं कि सीमा तो काफी समय पहले हॉस्पिटल से चली गई थी। इसके अलावा उनको सीमा के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं होता। अर्जुन का दिमाग अब पूरी तरह से हिल जाता है। मतलब वो खूनी से छोड़कर अपनी वाइफ पे आ जाता है कि इसको क्या हो गया, अब कहाँ गई है। इसीलिए वो अपने कांस्टेबल के साथ मिलकर पूरे शहर में सीमा की तलाशी करने लग जाता है, मगर काफी ढूंढने के बाद भी सीमा कहीं दिखाई नहीं देती। अर्जुन की हालत खराब दोस्तों, मगर फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और दोबारा से पूरे शहर में सीमा की तलाश में लग जाता है। इसी बीच अर्जुन के फोन पर एक ऑफिसर का कॉल आता है, जहां कॉल पर वो कहता है कि हमें नदी के पास एक औरत की लाश मिली है। अर्जुन तो घबरा जाता है, कहीं मेरी वाइफ की लाश ना हो। जल्दी से जाता है वो लाश के पास, लेकिन यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि वो लाश सीमा की नहीं बल्कि किसी और की है। तब ये जानकर अर्जुन को सुकून मिलता है, चलो भगवान का शुक्रिया। लेकिन उसे अभी सीमा की कोई खबर नहीं है। आखिर में वो थक हार कर अपने घर वापस आ जाता है, और जैसे ही अर्जुन अपने कमरे में जाता है ना दोस्तों, तो वहाँ कमरे के अंदर सीमा बैठी हुई दिखाई देती है उसको। सीमा को देखते अर्जुन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है उस पे। कहता है तुम कहाँ थी अभी तक, मैंने तुम्हें पता नहीं कहाँ ढूंढा। तो फिर सीमा उसको इसके पीछे की असली वजह बताती है, और यहाँ पर पता चलता है दोस्तों कि रास्ते में आते वक्त गलती से सीमा का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जहाँ उसके पैर में थोड़ा चोट लग गई थी। इसलिए वो डॉक्टर के पास गई, अपना ठीक ठाक कराया, तब घर आई। इसके बाद तो अर्जुन को भी सीमा के लिए थोड़ा बुरा लगता है कि यार मैंने डांट दिया खामखा। वो भी माफी मांगता है उससे,
कि माफ कर दो मुझे, तो वो भी खुशी खुशी माफ कर देती है उसको। घर पर दोस्तों अर्जुन सीमा को अपने हाथों से खाना खिलाने लग जाता है ताकि सीमा को खाना खाने में कोई दिक्कत महसूस ना हो। अब अर्जुन को उसकी इतनी फिक्र करते देखकर खुशी होती है। अब यहाँ से जाती मूवी पास्ट में, जहाँ पास्ट में हमें अर्जुन और सीमा के पहले मुलाकात के बारे में सारी चीजें दिखाई जाती है। असल में दोस्तों सीमा भी अर्जुन के कॉलेज में पढ़ी थी और सीमा तो हमेशा से बहुत ही अच्छे लड़के की तलाश में थी। तो तब एक दिन सीमा की नजर अर्जुन पे पड़ जाती है और वहाँ सीमा को देखते ही अर्जुन किसी गुंडे से लड़ रहा होता है। बस सीमा तो पूरी तरह फिदा हो जाती है और इस तरह सीमा को पहली नजर में अर्जुन पसंद आ जाता है। सीमा कैसे भी करके अर्जुन से अपने दिल की बात कह डालती है और उसे इस बात की गारंटी होती है कि अर्जुन मेरे प्यार को ठुकराएगा नहीं। लेकिन वहीं अर्जुन सीमा के प्यार को अपनाने से बिल्कुल मना कर देता है। यही तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो सीमा जैसी घमंडी लड़की से प्यार नहीं करना चाहता था, इसीलिए सीमा के प्यार को ठुकरा कर वो चला जाता है वहाँ से। सीमा बेचारी बहुत निराश हो जाती है, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी सीमा अर्जुन का पीछा करना बंद नहीं करती। उसको मनाने के लिए दिन रात उसके आगे पीछे घूमती रहती है। आखिर में भगवान सीमा और अर्जुन को एक दूसरे से वापस मिला ही देता है। अब दोस्तों प्रेजेंट में अर्जुन सीमा को बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रख रहा होता है, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद उसको थोड़ा दिक्कत हो रही थी सीमा को। इसी बहाने वो दोनों एक दूसरे के करीब भी आ जाते हैं। उनके बीच जो थोड़ी बहुत दूरी थी खत्म हो जाती है। अब यहाँ से कुछ दिनों के बाद हम पुलिस स्टेशन में अर्जुन को देखते हैं, जो कि उसी किलर के सभी केसेस को बहुत ही अच्छे तरीके से एनालाइज कर रहा होता है। और तभी अर्जुन को ये बात पता चलती है कि अभी तक जितने भी जानवर के सर लगाए गए थे, ये सभी जानवर किसी न किसी भगवान के अवतार थे। और इसीलिए अर्जुन को लगता है कि जरूर उस खूनी का भगवान के अवतार से कोई न कोई कनेक्शन तो होगा। तो इस बारे में जब वो अपने ऑफिसर से बात करता है, उसी समय एक ऑफिसर अर्जुन को ये बातें वो कहता है कि सर कुछ दिनों के बाद गणेश चतुर्थी फेस्टिवल आने वाला है। अर्जुन समझ जाता है कि जरूर वो खूनी गणेश चतुर्थी के दिन शायद हाथी का शिकार करे, मतलब उसका गला लगा दे किसी पे, जिस वजह से अर्जुन सभी को उस दिन के लिए अलर्ट कर देता है कि तैयार रहना हर जगह। उस दिन सब जगह बहुत ही बढ़िया तरीके से चेकिंग होती है हर चीज की। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद वो ऑफिसर्स उस किलर को खून करने से रोक नहीं पाते और जैसा सोचा था वैसा ही होता है। अगले दिन एक आदमी की लाश मिलती है जिस पर हाथी का सूंड वगैरह लगी होती है। अर्जुन बिल्कुल हिल जाता है अंदर से कि ये हमसे 2 कदम आगे रहा हमेशा से, क्योंकि हर बार वो कुछ करते किलर उनसे आगे निकल जाता। पर तभी अर्जुन के दिमाग में उस खूनी को पकड़ने का एक बेहतरीन प्लान आता है, जिस वजह से अर्जुन काफी सारे रिपोर्टर्स को अपने पास बुलाकर कहता है कि जिस मोटे आदमी की लाश मिली है वो आदमी अभी भी जिंदा है। और ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या, और यहाँ पर पता चलता है कि अर्जुन ने ये सारा झूठ उस खूनी को पकड़ने के लिए किया हुआ है, ताकि वो खूनी उस मोटे आदमी को मारने के लिए दोबारा से हॉस्पिटल में आए। और तभी अर्जुन इस मौके का फायदा उठाकर खूनी को पकड़ ले। तभी दोस्तों हम खूनी को भी देखते हैं जो कि टीवी पर ये सारी बातें सुन रहा होता है, यही कि वो आदमी जिंदा है। तो किलर को पहले अर्जुन की बातों पर यकीन नहीं होता कि मतलब वो तो सोचता होगा ना मैंने तो मार दिया था, जिंदा कैसे हो गया। लेकिन बाद में खूनी समझ जाता है कि जरूर ये अर्जुन की कोई चाल है, और इसीलिए वो अर्जुन को कॉल करके कहता है कि तुमने चाल तो बहुत ही बढ़िया चली थी, पर तुम मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे। उसकी बातें सुनते ही अर्जुन अंदर से बहुत ही गुस्से में आ जाता है और फिर तो वो ठान लेता है कि अब कुछ भी हो जाए सबसे पहली प्रायोरिटी उस खूनी को पकड़ने की है। अब हम एक फॉरेस्ट ऑफिसर को देखते हैं और यहाँ पर पता चलता है दोस्तों कि वो फॉरेस्ट ऑफिसर भी खूनी से मिला होता है। यहाँ तक कि वो फॉरेस्ट ऑफिसर ही तो उस खूनी को जानवर मार के भेजा करता था। और इससे पता चलता है कि उस खूनी के अंदर जानवरों के लिए भी प्यार नाम की कोई चीज नहीं है, मतलब उसको मजा आता है करने में। और जब रात के समय अर्जुन सो रहा होता है तभी अचानक से अर्जुन को सुमित का कॉल आता है। सुमित बताता है कि सर काफी साल पहले गुलबर्गा पुलिस स्टेशन में बिल्कुल ऐसे ही एक केस की रिपोर्ट आई थी, जिसमें एक डॉक्टर को मरे हुए लोगों का सिर अलग करने के जुर्म में पागल खाने भेज दिया गया था। तो ये सुनते ही अर्जुन सुमित के साथ उस केस के बारे में जानकारी हासिल करने गुलबर्गा पुलिस स्टेशन जाने लग जाता है। जहां पहुंचने पर अर्जुन को उस फाइल के अंदर एक डॉक्टर की फोटो रखी हुई मिलती है, जिस पर अर्जुन उस गांव के लोगों से डॉक्टर के बारे में काफी चीजें पूछता है। और पूछताछ करते समय एक दादाजी अर्जुन को उस डॉक्टर के बारे में सब कुछ बताने लग जाते हैं। और यहाँ दोस्तों हमें पता चलता है कि वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि वही बच्चा था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। और दोस्तों भास्कर के जन्म से पहले भास्कर के माँ बाप गांव-गांव में घूमकर ड्रामा किया करते थे। एक दिन भास्कर के मॉम डैड स्टेज पर शिव पार्वती का रोल कर रहे होते हैं, और ये वही रोल है जब शिव जी गुस्से में आकर गणेश भगवान का सिर काट देते हैं। इसीलिए जैसे रोल के मुताबिक भास्कर के डैड गणेश का सिर काट देते हैं ना, तो तभी भास्कर की मॉम अपने बेटे की मौत पर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। साथ ही रोते रोते शिव जी से कहती है कि आपको कैसे भी मेरे बेटे को वापस जिंदा करना होगा, जिस पर शिव जी उनकी बात मानकर गणेश जी को हाथी का सिर लगा देते हैं, जिससे गणेश जी वापस से हो जाते हैं जिंदा। लेकिन जिस समय भास्कर के मॉम डैड ये सारा ड्रामा कर रहे थे, उस समय भास्कर अपनी मॉम के पेट में होता है, जिस वजह से सभी चीजों का भास्कर के ऊपर काफी गहरा असर पड़ जाता है। और तभी ड्रामा करते करते अचानक से भास्कर की मॉम के पेट में दर्द हो जाता है, जिस पर भास्कर के डैड भी जल्दी से अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ वो भास्कर
को जन्म देती है। दोनों पति पत्नी बड़े खुश होते हैं कि बेटा हुआ है। और दोस्तों, बचपन से ही भास्कर को भगवान की चीजों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट होता है, जिस वजह से भास्कर धीरे धीरे खुद को भगवान मानने लग जाता है, क्योंकि वो अपनी किस्मत की लकीरें खुद के हाथों में लिखना चाहता था। तो प्रेजेंट में दोस्तों, अर्जुन भास्कर के बारे में और भी इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए भास्कर के प्रोफेसर के पास जाता है, जहां उस प्रोफेसर के जरिए अर्जुन को ये बातें पता चलती है कि भास्कर एक बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट आदमी था, है। और साथ ही भास्कर हमेशा से ये जानना चाहता था कि क्या किसी मरे हुए आदमी को दूसरे इंसान का सिर लगाकर जिंदा किया जा सकता है या फिर नहीं। और इसीलिए भास्कर अकेले में ही एक्सपेरिमेंट करने का फैसला करता है। और एक दिन जब लैब में कोई नहीं होता, उसी समय भास्कर इसी मौके का फायदा उठाकर एक मरे हुए आदमी को दूसरे आदमी का सिर लगाने लगता है। और दोस्तों, भास्कर ये काम बहुत ही सावधानी से करता है ताकि किसी को भी उसके बारे में कुछ पता ना चले। लेकिन होता ये कि एक स्टूडेंट भास्कर को ऐसा करते हुए देख लेता है और इसीलिए वो जल्दी से ये बात बताने के लिए अपने प्रोफेसर के पास जाता है, जिसको सुनते ही वो प्रोफेसर जल्दी से भास्कर को रोकने लग जाते हैं, क्या कर रहे हो ये। और वो तो पुलिस को भी कॉल करके भास्कर के बारे में सारी चीजें बता देता है। और फिर पुलिस भी उसको यानी कि भास्कर को अरेस्ट करके लेके जाती है। कुछ दिनों के बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में जज भास्कर को दिमागी मरीज घोषित करके उसे पागल खाने भेज देते हैं। इस तरह पूरे समाज में भास्कर की बहुत ही बेइज्जती होती है, जिस वजह से वो ठान लेता है कि वो अपनी बेइज्जती का बदला सभी से लेकर रहेगा। और दोस्तों, उस दिन के बाद से ही ये मौत का खेल शुरू हो जाता है, जो धीरे धीरे और भी भयानक होता जाता है। तो अब भास्कर के बारे में ये सब सुनने के बाद अर्जुन तो शॉक में चला जाता है। उसने कभी सोचा नहीं था कि भास्कर इंसानों से अपना बदला लेने के लिए इस हद तक गिर जाएगा। इसीलिए अर्जुन भी ठान लेता है कि कैसे भी करके भास्कर को पकड़ के रहूंगा। लेकिन इतना आसान काम नहीं था दोस्तों, क्योंकि अर्जुन के पास भास्कर के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है फिलहाल तो। और यहाँ तक कि अर्जुन के पास उस मोटे आदमी के बारे में भी ज्यादा इन्फो नहीं होती। वो सोच में पड़ जाता है कि आगे कैसे बढ़ूं, और तब उसके दिमाग में आता है बढ़िया सा आइडिया। इस बार भी अर्जुन सभी रिपोर्टर्स को बुलाकर उनसे कहता है कि अगर कोई भी 150 किलो से ज्यादा वेट वाला आदमी हमारे पास आएगा तो हम उसको काफी सारे प्राइजेस देंगे। और दोस्तों, अर्जुन के ऐसा करने के पीछे बहुत ही बड़ा कारण छुपा होता है। साथ ही अर्जुन इसके जरिए उस मोटे आदमी के पेरेंट्स का पता लगाना चाहता था जिसकी मौत हुई है, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानता था कि शहर में 150 किलो से ज्यादा वेट वाले आदमी बहुत कम होते हैं, जिस कारण अर्जुन के लिए उस मोटे आदमी के परिवार वालों को ढूंढना और भी आसान हो जाएगा। जिसके बाद धीरे धीरे पूरी बात शहर में फैल जाती है और वहाँ काफी सारे मोटे लोग अपना प्राइज लेने के लिए पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। अब जैसे ये खबर माया को पता चलती है तो वो अर्जुन के ऊपर बड़ा गुस्सा होती है, क्या पागलपन है ये। तो अर्जुन माया को भी अपने प्लान के बारे में सारी चीजें समझाता है पहले, और तब जाके वो शांत होती है। थोड़े टाइम के बाद दोस्तों, अर्जुन सुमित की कार में बैठकर कहीं जा रहा होता है और रास्ते में उसको एक ऑफिसर कॉल करके कहता है कि सर पुलिस स्टेशन में नेहा नाम की एक औरत अपने बेटे के गुम हो जाने की रिपोर्ट लिखाने आई है। तो अर्जुन और सुमित जल्दी से पुलिस स्टेशन जाते हैं और उधर पुलिस नेहा को अपने साथ उस मोटे आदमी की लाश के पास लेकर जाते हैं। उसको देखकर नेहा तो पागल हो जाती है, क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि नेहा के बेटे विशाल की थी। नेहा तो अपने बेटे की मौत पे बहुत रोती है। फिर अर्जुन उसको शांत करता है कि चुप हो जाइए। वो उसको बहुत ही अच्छे से समझाता है। फिर वो विशाल के बारे में उससे थोड़ी बहुत पूछताछ भी करता है, और पूछताछ करते समय नेहा अर्जुन को विशाल का नंबर देते हुए कहती है कि 2 दिन पहले रात के समय मैंने आखिरी बार विशाल से बात की थी। ये सुनते ही अर्जुन विशाल के ऑफिस के बाहर के सभी सीसीटीवी फुटेजेस चेक करने लग जाता है, ताकि अर्जुन को विशाल के बारे में और जानकारी मिल सके। और तभी दोस्तों, अर्जुन को उस सीसीटीवी फुटेजेस के अंदर रात के समय विशाल दिखाई देता है, जो कि अपने ऑफिस छूटने के बाद एक कैब में बैठकर घर जा रहा था। लेकिन कैब में बैठने के तुरंत बाद ही विशाल का फोन अचानक से बंद हो गया था। अर्जुन समझ जाता है कि जरूर वो कैब वाला ही असली खूनी होगा, और इसीलिए उन सभी कैब ड्राइवर्स की डिटेल्स निकालने लग जाते हैं, वो भी जो रात के समय कैब चलाया करते थे उनकी। तो अर्जुन को एक कैब ड्राइवर का नंबर मिलता है, जिसकी गाड़ी का नंबर बिल्कुल उस फुटेजेस की गाड़ी से मैच कर रहा होता है। लेकिन अर्जुन को थोड़ा बहुत शक तो है खुद पे भी, मतलब शक ये कि कहीं ये कोई दूसरी गाड़ी ना हो या कोई दूसरा ड्राइवर ना हो। तो इसीलिए अर्जुन इस बात का पता लगाने के लिए अपने कुछ ऑफिसर्स को रात के समय कैब बुक करने के लिए कहता है, जिस पर वो सभी ऑफिसर्स भी अर्जुन के कहने पे कैब बुक कर देते हैं। और साथ ही अर्जुन ये सारी चीजें अपने सीसीटीवी फुटेजेस में देख रहा होता है, ताकि अर्जुन उस सीसीटीवी के जरिए उस खूनी का पता लगा सके। तो कुछ देर के बाद क्या होता है दोस्तों, एक कैब ड्राइवर अपनी कार लेकर मुकेश नाम के ऑफिसर के पास आता है, जिसकी गाड़ी की नंबर बिल्कुल फुटेजेस के नंबर से सेम टू सेम होती है। और फिर जैसे ही अर्जुन सीसीटीवी फुटेज में उस कैब ड्राइवर का चेहरा देखता है तो अर्जुन भी हिल जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं भास्कर है। फिर क्या होना था, करता है वो भास्कर का पीछा। आखिर में भास्कर को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। अर्जुन तो गुस्से में उस पे गन तान देता है, और तब डर के मारे भास्कर अर्जुन के सामने खुद को सरेंडर कर देता है। लेकिन जब अर्जुन भास्कर को अरेस्ट करने जा रहा होता है ना, तभी एकदम से भास्कर खुद को गोली मारकर पानी में कूद जाता है दोस्तों। उसकी मौके पे मौत हो जाती है, जिसके बाद तो पुलिस ऑफिसर्स भी जल्दी से पानी में कूदकर उसकी लाश को बाहर निकालने में लग जाते हैं। साथ ही जो भी आसपास के फिंगरप्रिंट्स होते हैं उनको अपने पास रख लेते हैं पुलिस वाले। और यहाँ तक कि सभी को यही लगता है कि भास्कर पूरी तरह से मर गया
जिस वजह से लोग अंदर से बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि चलो बला टल गई। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि भास्कर अभी भी जिंदा है। और यहाँ पर पता चलता है कि भास्कर को अर्जुन के प्लान के बारे में पहले से पता चल गया था, इसलिए भास्कर अर्जुन के सामने मरने की एक्टिंग किया था। साथ ही भास्कर ने पहले से पानी में एक नकली लाश फेंक दी थी, जिससे सभी को यही लगता कि भास्कर की मौत हो गई है। जबकि भास्कर तो बड़े आराम से पुलिस को चकमा दे देता है। और अब रात के समय अर्जुन सीमा से कॉल पे बातें कर रहा होता है। कॉल पर वो सीमा से कहता है घर कब आ रही हो? तो सीमा कहती है अभी कैंप में बैठी हूँ, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी। और दोस्तों तभी कॉल पर बात करते करते अचानक से अर्जुन को घर के अंदर सीमा की तस्वीर पर किसी जानवर का चेहरा लगा हुआ दिखाई देता है। अर्जुन समझ जाता है कि भास्कर अभी भी जिंदा है और जरूर भास्कर सीमा को अपना अगला शिकार बनाने वाला है। अब उसको चिंता होती है सीमा की बहुत, तो वो सीमा को कॉल करके सावधान रहने के लिए कहता है कि जल्दी से उस कैंप में से बाहर आ जाओ। लेकिन दोस्तों जब तक सीमा अर्जुन की बातों को अच्छे से समझ पाती तब तक भास्कर सीमा को बेहोश करके अपने साथ लेकर जाने की तैयारी में होता है। सीमा चाहकर भी खुद को नहीं बचा पाती। दूसरी तरफ हम अर्जुन को देखते हैं जो कि अंदर से अब बिल्कुल बौखला गया है। उसे समझ नहीं आता अपनी वाइफ को कैसे बचाऊं। अब वो सुमित को कॉल करके कहता है कि तुम जल्दी से सीमा का नंबर ट्रैक करके मुझे उसकी लोकेशन बताओ। तो वो सीमा की लोकेशन बताने लग जाता है। अर्जुन भी जल्दी से उस लोकेशन की मदद से उस जगह पे जाता है जहाँ भास्कर ने सीमा को किडनैप करके रखा हुआ है। लेकिन दोस्तों इस बारे में भास्कर को बिल्कुल खबर नहीं थी इस बार। और इसी बीच घर पर भास्कर को देखते हैं। वो सीमा को मारने से पहले उसे आखिरी बार कॉल पर अर्जुन से बात करने की इजाजत दे देता है। तो वो रोते हुए कहती कॉल पर अर्जुन से कि प्लीज मुझे बचा लो वरना ये भास्कर मुझे मार डालेगा। तो अर्जुन भी उसको हिम्मत देते हुए कहता है कि प्लीज घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। और इतना कहते ही कॉल कट हो जाती है। अर्जुन भी घबरा जाता है ज्यादा कि कहीं ये कुछ सच में ना कर दे उल्टा। तो वो उसको बचाने के लिए जल्दी से उसके पास आने लग जाता है। और यहाँ जैसे भास्कर सीमा को जान से मारने वाला होता है तभी अचानक से वहाँ पर अर्जुन आ जाता है। फिर होती यहाँ पे इन दोनों के बीच में खतरनाक लड़ाई, जहाँ इस लड़ाई में भास्कर के साथ साथ अर्जुन की भी हालत खराब हो जाती है। मगर दोस्तों इसके बावजूद अर्जुन अपनी हिम्मत नहीं हारता और आखिर में पूरा दम लगाकर लड़ता है भास्कर के साथ, मार देता है उसको। भास्कर के अब मरते ही पूरा खेल खत्म हो जाता है और फिर ये दोनों खुशी खुशी घर वापस आ जाते हैं। भले ही बुराई कितनी ताकतवर क्यों ना हो जाए दोस्तों, लेकिन आखिर में जीत अच्छाई की होती है। कहानी यहाँ पे खत्म होती है। बाकी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।